हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज की क्लासेस हम कर रहे हैं। 27 जून को पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो आज हम डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस हमारे पेपर 1 के हैं, वो डिस्कस करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी के पेपर से मैंने ये पेपर उठाया है, यानी एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर 2 है उसको छोड़ के जो उसमें पेपर 1 आया है वो मैंने उठाया, बट शिफ्ट 1 में 27 जून को यही पेपर था सबके में। ओके, 100th क्लास है जी हमारी, यानी 100वीं सेंचुरीथ क्लास है, तो 100 पेपर हो जाएंगे अब आपके इस क्लास के साथ। 100 मोर देन इनफ होते हैं, आप करके तो देखो। राइट, कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि कितने पीवाईक्यूज करें, जितने आपसे हो सके। ओके, तो जितने ज्यादा पीवाईक्यूज आप कर पाए उतने ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, उनसे नोट्स बनाइए। जो चीजें आपको नहीं आती, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता, वो बहुत बेनिफिशियल होगी आपसे, और आप थैंक यू बोलोगे बाद में कि अच्छा हुआ वो मैम की सुन के हमने बना लिए थे नोट्स। ओके, चलिए जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, और मेहनत बाकी आपको ही करनी पड़ेगी। चीजें मैंने सारी फ्री में आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रखी है। ओके, ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का पहला क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, जोड़ घटा गुना भाग करना है, परसेंटेज निकालनी है। जैसे आपके स्कूल में मार्क्स आते होंगे वैसे आपके 6 सब्जेक्ट दे रखे हैं। यहाँ पहले सब्जेक्ट में 160 में से 76 नंबर, 120 नंबर, ऐसे नंबर आए हुए हैं बच्चों के। ये ABCDEF 6 बच्चे हैं। दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा और छठा, 6 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, इसके बेसिस पे ही आपको जो है यहाँ पे आंसर्स बताने हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि 5 पेपर हुए 100 नंबर के, तो टोटल 500 के। तो यहाँ पे टोटल जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 160, 160, 120, 120, 200 और 240 को जोड़ के टोटल नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही आप हर एक बच्चे के टोटल मार्क्स कितने आए हैं वो भी जोड़ सकते हो। ओके, What is overall percentage of marks scored by student A in all the subjects together? तो देखो यहाँ पे टोटल आप निकालो बच्चे का, और उस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, जो ओवरऑल टोटल है, और उसके परसेंटेज निकाल दो। सिंपल है, परसेंटेज तो निकाल सकते हो, नंबर जितने आए हैं उस हिसाब से। तो दैट्स इट, 58% आपका आंसर रहेगा। करके देखना है ये आपने, सिंपल है, जोड़ना है। ऊपर मान लो ये x, ए बच्चे के नंबर आए हैं x, कितने में से आए हैं, y में से, जो ऊपर वाला टोटल है, इनटू 100, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए। If for getting first division a student needs to score minimum 60% marks in aggregate, then number of students जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है, यानी हमें सब बच्चों के परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। राइट, सो आप जब ये देखोगे तो ये 58% आया है। आप जब इसका टोटल देखोगे उस हिसाब से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे ही बी ने कितने टोटल स्कोर किया, सी ने कितना, ये सारे के सारे जोड़ने हैं आपने। ये आप पहले क्वेश्चन में जोड़ लेते, वहां से भी सोल्व हो जाता, अदरवाइज इसमें जोड़ लो। ये आप ऐड करोगे, 580 मार्क्स, 648, 330, 638, 66.6, तो ये नंबर है। ओके, और अब आप देखो ये क्या था, 58% आया था, तो ये अराउंड आपके 64.8, ये 63.8, ये 66.6, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो टोटल नंबर आप जोड़ोगे ना, तो ये 1000 में से है नंबर, 1000 में से है, तो 580 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, सो बस ये आ रहा है। पॉइंट लगाना है तो डेसिमल लगाना है, सिर्फ 0 के बाद 8 के बाद 8, 8, 6, 18 के बाद। ओके, तो अब यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कितने बच्चों के 60% से ऊपर हैं। तो ये 4 बच्चे हैं जी, फर्स्ट ABCDE, इन 4 बच्चों के 60% से ऊपर नंबर है। आंसर आपका 4 हो जाएगा। इजी है, चलिए। What is the average mark scored in the subject S5 by all the students together? यानी अब ये सारे नंबर आपको जोड़ने हैं और उसका एवरेज निकालना है। ये जोड़ के डिवाइड बाय 6 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इजी था। अभी तक के DI में से ये तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज निकालनी है, 876 जोड़ के तो आएगा, डिवाइड बाय 6 करके 146 आंसर आ जाएगा। Marks scored by student B and student C together in subject S1 is, B और C के टोटल नंबर सब्जेक्ट 1 में, यानी कि कितने हैं, 8, 4 और 2, 248 नंबर है। इज इतना परसेंटेज मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट A एंड D टुगेदर। ये A है, ये D है, लेकिन इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, जोड़ दो, 6 और 4 10, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 160 नंबर आए हैं टोटल। ये 160 हैं, ये आपके 248 हैं। कितने ज्यादा हैं, 248 में से 160 माइनस कर दो तो ज्यादा का पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 14 में से 6 गए तो 8, 8 और 6 88, 88 का डिफरेंस है, यानी 88 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज पूछा है। सो 88 किससे ज्यादा है, 160 से, मल्टीप्लाई बाय में 100, 0 से 0, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 एकम 8, और 2 5 10 और 11 5 55।
तो 55% ज्यादा है। ओके, आंसर 55 आ जाएगा। इजी था। What is the ratio of total marks scored by student B to the total marks scored by student D? अगर आपने सेकंड वाले क्वेश्चन में टोटल मार्क्स निकाले होंगे तो B के टोटल मार्क्स और आपके D के टोटल मार्क्स आपको पता होंगे, उनका रेशियो निकालना है। निकल जाएगा 36 रेशियो 37 आएगा। ठीक है जी, चलिए। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज है, ड्रीम की कोडिंग कर रखी है 716 92, चाइल्ड की कोडिंग कर रखी है ये, तो लीडर की क्या कोडिंग होगी? तो देखो यूजुअली हम देखते हैं कि अच्छा डी चौथे नंबर पे आता है ABCD, 4 का यहाँ कोई लेना देना नहीं है तो वो भी नहीं साउंड कर रहा कुछ, तो हम कोई और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें। अगर नहीं मिल रहा है तो ये चेक कर लो, जैसे LEADER, E और E सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो आप देखो पहले से और लास्ट से सेकंड सेम दिखना चाहिए, फर्स्ट से और लास्ट से। यहाँ 6 है, ये 1 3 है, ये 3 6 है और ये 6 यानी ये दो तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। ओके, अब ये बोल रहे हैं 3 6, अब इनको कंफ्यूजन हो रहा है जी अपने कौन से लेटर में, अपने बीच वाले 2 लेटर्स में। ठीक है, यानी A और D में। ओके, तो अब ये देखो डी, यहाँ ड्रीम का डी 7 है रिप्रेजेंटेशन, यहाँ चाइल्ड का जो डी है उसका भी मतलब 7 है। ओके, तो ये 7 बाद में आएगा, यानी कि आपका फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली ये ड्रीम की कोडिंग इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। डी का मतलब 7, आर का मतलब 1, ई का मतलब 6, ए का मतलब 9 और एम का मतलब 2। तो उसी हिसाब से लीडर में जो जो वर्ड आ रहे हैं, हमारे पास ई आ रहा है तो हमने 6 ले लिया, ए आ रहा है हमने 9 ले लिया, देन डी आ रहा है 7 ले लिया, बचा क्या LEAD, एल बचा ना, तो चाइल्ड में से एल ले लो, 3 आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना था। What among the following is not a communication technology? तो कौन सी इनमें से टेक्नोलॉजी नहीं है? स्मार्टफोन, न्यूज रीडर, ईमेल, व्हाट्सएप। जो न्यूज रीडर है, रीड कर रहा है, स्मार्टफोन एक टेक्नोलॉजी है, हाँ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ईमेल और व्हाट्सएप भी है, तो न्यूज रीडर, तो न्यूज तो रीड करने वाला इंसान हो गया ना, टेक्नोलॉजी कैसे होगी वो? ओके, As temperature increases due to global warming, the release of methane from wetlands will increase. यानी एक फिनोमिना इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल हो जाएगा। Okay, so positive feedback loop means change in one factor leads to the further increase in same factors या other factor. Okay, amplifying the initial change. So ये दूसरा फैक्टर इंक्रीज हुआ, मीथेन एमिशन ज्यादा हो गए, उसकी वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनिशियल फिनोमिना भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, सो ये पॉजिटिवली लूप में चल रहा है, जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वैसे। Which of the following is true regarding extrinsic motivation? So extrinsic motivation is based on factors not related to activity itself. Okay, so activity itself से अगर related होगा तो वो intrinsic हो जाएगा। It is a natural tendency, अच्छा हाँ ठीक है, not related to activity itself, बाहरी factors पे है। It is the natural tendency to seek out personal interest, natural tendency to conquer the challenges, motivates to do something when we don't need to do. ओके, तो यानी जब आपको वो काम नहीं करना है तो मोटिवेट करने का काम कर रहा है, या एक बाहरी फैक्टर्स पे बेस्ड है जो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो देखो नेचुरल टेंडेंसी तो रिलेटेड रहेगी आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से। ओके, सेकंड थर्ड फोर्थ श्योर नहीं आएगा, आंसर फर्स्ट आएगा जी, क्योंकि ये बाहरी से रिलेट कर रहा है आपको एक्टिविटी इटसेल्फ, यानी एक्टिविटी इनहेरेंटली इंजॉयबल है, इंटरेस्टिंग है, इस वजह से नहीं कर रहे हो आप उसको। ओके, सो एक्टिविटी से लेना देना नहीं है, बस वो एक्टिविटी करोगे तो कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड मिलेगा, या प्रेशर मिल रहा है वो नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, सो उस वजह से जो है आप कर रहे हो, तो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Which of the following components of electromagnetic radiation reach Earth as a part of solar radiation? तो कौन कौन सी रेडिएशंस पहुंचती हैं? रेज, तो देखो रेज तो बहुत कॉमन हो गया, सारी ही रेज हैं एक तरीके से। ठीक है, सो यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रा रेज, गामा रेज, तो CDE जो है वो आंसर रहेगा जी। गामा नहीं पहुंचती हैं और रे तो सारों का ही पार्ट हो गया, तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया, हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, सो आपका CDE इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो ये इनमें से यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड जो है वो आपके में आ जाएंगी धरती पे, बाकी गामा रेज नहीं आती हैं। अब अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस
आपको क्रोनोलॉजिकली बताने हैं उनकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बेस पे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1945, एजुकेशन कमीशन हम कोठारी कमीशन को बोलते हैं 64-66। तो पहले सी, देन आपका बी, देन आपका ए, देन आपका डी। सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके। IRAHE की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, पहले भी पूछी गई है या ये टर्म आई हुई है पीवाईक्यू में। ओके। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, इंस्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी या इंटर यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये क्या है जी? आंसर फर्स्ट रहेगा, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये हायर एजुकेशन के लिए। नेशनल नॉलेज कमीशन जो आया था अपना एनकेसी, उन्होंने रेकमेंड किया था कि एनसीटी, एआईसीटी, यूजीसी और बाकी जो इस तरीके की बॉडीज हैं उनकी बजाय हमें IRAHE जो है वो लेके आना चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि ये किसने रेकमेंड किया था कि IRAHE जो है वो रिप्लेस करे एनसीटी, एआईसीटी, यूजीसी और इन सबको। सो वो बोला था एनकेसी ने, यानी नेशनल नॉलेज कमीशन ने। ओके। नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, हेल्थ रिलेटेड टर्म्स हैं टॉक्सिकोलॉजी, एक्सपोजर असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट और रिस्क को मैनेज करना। सो एक्शंस टेकन टू प्रिवेंट, आप बचा रहे हो उससे। तो ये मैनेजमेंट वाला ज्यादा साउंड कर रहा है, आप मैनेज कर रहे हो रिस्क को। ओके, हुआ नहीं है रिस्क। देन है इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक रिस्क ऑफ अ हैजर्ड। तो आप इवेल्युएट कर रहे हो कि पब्लिक रिस्क कितना है उस पर्टिकुलर चीज का, यानी आप रिस्क को असेस कर रहे हो। ओके। साइंस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, तो वो टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड हो गया। उस फील्ड को, साइंस की उस फील्ड को हम टॉक्सिकोलॉजी बोलेंगे। एस्टिमेशन ऑफ इम्पैक्ट, आप एस्टिमेट कर रहे हो क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा एनवायरमेंटल कंटामिनेशन का या कंटामिनेंट्स का ह्यूमन बीइंग पे। तो आप एक्सपोजर, कितना एक्सपोज रहेंगे ह्यूमन की बीइंग्स, वो असेस कर रहे हो। आंसर आपका 3, 4, 2, 1, ऑप्शन 1। ओके। The Sustainable Development Goal which covers lifelong learning is, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जो कवर करता है वो कौन सा आ जाएगा? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सो इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग कहां से आई? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ गई। जेंडर इक्वालिटी या जीरो हंगर में भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग जैसा कुछ नहीं है। तो एजुकेशन जब आप बात कर रहे हो सबको दोगे, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, एक्सेसिबल होगी, तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग से रिलेट करेगा। रोहन जो है एक आर्टिकल को खरीद रहे हैं जी 25% डिस्काउंट पे। मैं हमेशा बोलती हूँ ये डिस्काउंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, आप दिमाग में ऐसे चलो, आप शॉपिंग गए हो और उस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे कितने रुपए की है वो चीज। ओके। सो रोहन जो है एक आर्टिकल को, मान लो वो 100 रुपीज का आर्टिकल था, 25% डिस्काउंट होने के बाद हमें वो 75 का मिल गया, तो रोहन को मिल गया वो 75 का। एट व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस should he sell it to make a profit of 25 over the original price? ये ओरिजिनल प्राइस था मान लो, तो इस ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 25% का अगर प्रॉफिट करना है तो 125 का बेचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसने खरीदा तो 75 का है, तो अब 75 पे वो कितना, यानी कि किस परसेंटेज से वो ज्यादा बेचे, तो ये 75 रुपए का जो उसने खरीदा है उसका कितना परसेंटेज होगा जब वो 125 वाला जो बनाए और प्रॉफिट बने। ठीक है, तो वो आपसे पूछा है, यानी एक तरीके से ये कॉस्ट प्राइस है उसके लिए, अब ये उसका सेलिंग प्राइस है, तो अब हमें इसमें से प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, 125 में से 75 गए 50, यानी उसको 75 जो है वो 50 जो है वो 75 का कितना परसेंट है वो निकालना है अपने को। ओके। सो 50 मान लो, 50 इज इक्वल टू x% ऑफ 75, यानी 50 मल्टीप्लाई बाय में 100 डिवाइड बाय 75। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 200, 200 डिवाइड बाय 3, 3 छीके 18, 2 3 छीके 18 पॉइंट, ये 6 6 6 चलता रहेगा, तो 67 इसका कंक्लूजन निकाल लो। 66.67 होना चाहिए आंसर। ठीक है जी। ओके। सो बाकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनके फॉर्मूलाज भी होते हैं, अगर आपको रटने हैं तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जिस तरीके के कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस आते हैं आपको वो फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, फॉर्मूला से सोल्व करते हो, दैट्स गुड, आप वैसे कर सकते हो। ओके। सो ये वो तरीका है जो कि इन जनरल तरीका है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
ओके, सिटीज दे रखी है और उसमें कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है वो आपसे पूछा गया है। नेशनल स्कूल ऑफ, अगर आपने ना कभी आप मूवीज या ये इंटरव्यूज देखते हो तो वो बार बार बोलते हैं ना एनएसडी से पढ़े हुए हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वो दिल्ली में है। अगर आपको इतना भी आइडिया होता ना कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो दिल्ली में है, तो आपका आंसर सोल्व हो जाता। ओके, थर्ड आंसर रहेगा। तो पुणे में है आपका फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। नोएडा आपका एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी, और लखनऊ में क्या है आपका भारतेंदु नाट्य अकेडमी। ओके, क्वेश्चन ईयर क्या होता है? इट इज डाटा एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, डाटा कंपेयरिंग या एनालिसिस एंड रिजल्ट फाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। डाटा कलेक्ट करते हैं ना इससे, तो हम तो क्वेश्चन ईयर से आप डाटा को कलेक्ट करते हो। In higher education, regulators perform the following functions: permission to grant degrees, selection of teaching faculty, disbursement of public funds, क्वालिटी बेंचमार्किंग। सो आपको ये आपको बताना है कि रेगुलेटर्स जो है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देखो, रेगुलेट कर रहे हैं ना वो चीजों को, सो वो फैकल्टी को क्यों सिलेक्ट करेंगे, वो डिग्रीज ग्रांट करेंगे, पब्लिक फंडिंग किधर जानी चाहिए वो डिसबर्समेंट देखेंगे, देन क्वालिटी को बेंचमार्क देखेंगे कि किस लेवल तक की क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो टीचिंग फैकल्टी को नहीं सिलेक्ट करेंगे जी। आंसर ए सी डी रहेगा आपका। ओके, वो रेगुलेट कर रहे हैं चीजों को, दे आर नॉट रिक्रूटिंग, तो वो रिक्रूटर्स नहीं है, रेगुलेटर्स हैं। ओके, in light of cognitive domain, arrange the following classroom questions in ascending order. So वही कॉग्निटिव डोमेन, और आपको दे रखा है ब्लूम टेक्सोनोमी। तो ये क्वेश्चन तो मतलब इतनी बार रिपीट होता है कि आपको पता होना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, रिमेंबरिंग। ओके, सो क्या रहेगी सीक्वेंस वो आपको बतानी है, असेंडिंग ऑर्डर में बतानी है, तो आप रिमेंबरिंग से ही शुरू करते हो, इतना भी आइडिया आपको रहेगा। सो रिमेंबरिंग के बाद ही आएंगी बाकी सारी चीजें, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, ओके, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन प्रोफेशनल? तो कौन सा नहीं है? जर्नलिस्ट, ओके, एडवाइजर, न्यूज रीडर। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन एक प्रोफेशनल थोड़ी ना है, स्मार्टफोन तो टेक्नोलॉजी है। ओके, ओके, अब एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स दे रखे हैं, कन्वेंशंस और इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं। इंस्टीट्यूट नहीं, ईयर आएगा ये, आई थिंक ऊपर से मैंने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट नहीं, ऊपर वाला था इंस्टीट्यूट। तो वही कई बार होता है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन को इधर से मैं कॉपी करके और फिर ये चीजें चेंज कर रही होती हूँ, तो ये चेंज नहीं हुआ होगा। ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज पे 2008 का है, देन आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 का है। ठीक है, यहीं से भी आपका क्वेश्चन वैसे तो सोल्व हो जाता। बायोडाइवर्सिटी वाला 1992 का है, सीबीडी हमने पढ़ा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 का है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा जी। डन। Which of the following statements are correct? Adobe Acrobat is an example of proprietary product. Microsoft Office is an example of commercial operating system. Linux is open source software. Ubuntu is an example of an operating system. Firmware is an example of mobile operating system. आंसर आपको बताना है। आंसर आपका ए, सी और डी रहेगा। ये आपसे बात की गई एडोब एक्रोबेट, ठीक है। ये लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये जो उबंटू है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। फर्मवेयर नहीं होगा, फर्मवेयर जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, ये एक लो लेवल सॉफ्टवेयर है। ओके, वो चीज ध्यान रख सकते हो। देन है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक तरीके से कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑफिस सूट टाइप का, जिसके अंदर कई और चीजें होंगी। ओके, सो ये उसका पार्ट रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट ये सब चीजें देखते हैं ना, सो वो रहेगा ये। what among the following are the essential requirements of film script writing? तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए क्या चीज एसेंशियल है? शूट तो बाद में करोगे ना, स्क्रिप्ट लिखने के लिए शूटिंग की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। मिडल सेटअप, बिगिनिंग सेटअप, एडिटिंग भी बाद में करोगे। ठीक है, तो आपको नहीं भी पता तो भी सोल्व हो रहा है ये तो, कि एडिटिंग बाद में होगी, शूटिंग बाद में, शूटिंग के बाद एडिटिंग होगी। बीसीई यही एक ऑप्शन बचता है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यानी कि बिगिनिंग सेटअप आपको पता हो कैसे शुरू करनी है वो फिल्म की स्क्रिप्ट, क्या कन्फ्रंटेशन रहेगा, मिडिल लेवल पे क्या चीज रहेगी, और रिजोल्व कैसे होंगी चीजें एंड में जाके। ठीक है, सो एंडिंग क्या होगी।
Which of the following propositions are so related that if one of them is true, other must be false, although they can both be false. तो दोनों साथ में भी गलत हो सकती हैं. तो देखो AEIO, अगर ये बोलते सिर्फ कि अगर एक सही होगी तो दूसरी गलत होगी, यहीं तक छोड़ देते तो कॉन्ट्राडिक्टरी में जाता, लेकिन ये बोल रहे दोनों गलत भी हो सकती हैं साथ में. कॉन्ट्राडिक्टरी वाली टर्म्स कभी भी साथ में सही या साथ में गलत नहीं हो सकती. ओके तो ये ए ओ या ई आई तो नहीं आएगा. यहां से आप एग्जांपल्स देख सकते हो, ये ए है, ये ओ है, ये ई है और ये आई है. ठीक है, यानी ए ओ मतलब अगर ए बी दे रखा है वो फॉर श्योर नहीं होगा. ठीक है, देन आपका अगर आई और ई दे रखा है, सी डी दे रखा है तो वो भी फॉर श्योर गलत हो जाएगा. ओके अब बात आती है, देखो इन्होंने बी और डी और ए और सी ऑप्शन में दिए हैं. बी और डी यानी ओ और आई ये बोला है, या फिर ए और ई. सो आप ये देखो, हमने ये देखा था दे कैन ये बोल रहे हैं दोनों साथ में गलत हो सकती हैं. आई और ओ साथ में गलत नहीं हो सकते, साथ में सही हो सकते हैं. ओके ये ए और ई जो है, या तो इनमें से एक ट्रू होएगा तो दूसरा फॉल्स होएगा ही होएगा, या दोनों ही गलत होंगे. ठीक है, सो ये ए और ई वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो ए और सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा. ओके हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या है? आप फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हो बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट सिचुएशन. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड इंटरव्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सर्वेज. इट कलेक्ट फैक्ट्स बाय predicting the future. Resources of information include questionnaire, telephonic interviews, etc. It collects by facts by going in the past. ठीक है, ये आप प्रेजेंट सिचुएशन को समझ के कर रहे हो, ये आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, बट पास्ट में जब आप ट्रेवल कर रहे हो, वर्ड से ही समझ आ गया हमें. ठीक है, कोई यूज कॉमन सेंस को यूज करके कलेक्शन कर रहे हो, वो कोई हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं होगा. जब आप पास्ट में जाके डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में वहां से फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हो. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपके रिटर्न रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, डायरीज, लेटर्स, जो ट्रेवलर्स अकाउंट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो ऑलरेडी हैं, वो आपके हिस्टोरिकल रिसर्च में आ जाएंगे. ओके Which of the following statements most appropriately explains research ethics? ठीक है, it states how to write a research report flawlessly. Okay, it gives the methodology of researching within social norms. It provides a common set of do's and don'ts. ये बात सही है. ठीक है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो एथिकल रिसर्च में, और जो रिसर्च एथिक्स है उनमें मेंशन होता है. It protects the rights and welfare of research participants. रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, हाँ एग्जैक्टली. तो आप उनकी इंफॉर्मेशन को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखोगे, बाकी चीजों का ध्यान रखोगे, तो सी और डी साउंड्स बेटर, आंसर ए रहेगा. ओके ओके नंबर ऑफ ट्रायल्स, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है आपको. मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई का देखा था, डायरेक्ट एन और पी की मल्टीप्लाई कर दो तो मीन आ जाएगा. ठीक है, तो बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है जी, कर दो, आंसर आपका सेकंड आ जाएगा. ठीक है, 16 अट्ठे 8 की 48 4 और 8 की 48, नहीं रुको भाई, 16 अट्ठे ना, 8 की 48 4 8 1 8 9 10 11 12 128. ठीक है, सो ये थर्ड. सो फर्स्ट का थर्ड ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है. ये फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, याद कर लेना, अगली बार इन्हीं में से किसी पे एक पे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Which of the following is related to network security? तो फायरवॉल, वॉर्म्स, कीलोगर्स या ट्रोजन हॉर्स. तो ये तो खुद ही ये नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या ही कर लेंगे. ठीक है, कीलोगर्स या वॉर्म्स, फायरवॉल होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए. ओके ओके देन सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली करने की कोशिश कर सकते हो इसको. देखो x और y का रेशियो अगर 2 और 1 है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रेशियो क्या होगा. सिंपल है, मान लो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1. मैं सिंपल 2 और 1 ही मान के चल लेती हूँ. तो ये 2 दूनी 4 माइनस 1, और यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, 2 दूनी 4 प्लस और 1 का स्क्वायर. तो एक 5 आ गया, एक 3 आ गया, 3 रेशियो 5 आ गया. ये देखो बी का थर्ड. ठीक है, उसके अलावा और देख लो, ये देखो x का है, x बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई 8, या तो इसको ऐसे निकाल लो, मैं बोल रही हूँ 8x इज इक्वल टू 5y. तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करके वैसे सोल्व करके देख लो. ठीक है, देन आपसे बोला a b 3:4 है, b c, ये सबसे इजी होता है. ठीक है, यानी कि a बाई b दे दिया 3/4, b बाई सी दे दिया 8/9, और अब आपसे a बाई सी पूछा है. अगर a बाई सी कैलकुलेट करना है तो क्या मैं ऐसे कर लूं, इज इक्वल टू a बाई बी मल्टीप्लाई में b बाई सी. b से b कैंसिल हो जाएगा, a बाई सी आ जाएगा.
राइट। सो यहाँ पे मैं अब a बाई बी की वैल्यू रखती हूँ, तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/9, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 2/3 आ गया आंसर। तो यानी ये सेकंड आएगा। ये देखो यहीं से सोल्व हो गया आपका आंसर। ठीक है जी। तो अब बचा हुआ ये जो फर्स्ट है और थर्ड है, इसको आप सोल्व करके देखिएगा। बाकी आप इजी इजी सा भी ध्यान रखोगे ना, आपको ये कॉमन सेंस वाली चीजें, डरना नहीं है ऐसा क्वेश्चन देख के। ओके, ये मैंने फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर रखा है, a बाई बी बाई सी दे रखा है, तो a बाई सी क्या आ जाएगा, a बाई बी मल्टीप्लाई बाई b बाई सी। ओके, अफेक्टिव डोमेन्स के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स: showing some new behavior as a result of experience, acting consistently with new values, attending to something in the environment, showing some definite involvement or commitment। तो क्या आंसर रहेगा जहां पे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं अफेक्टिव डोमेन के। अफेक्टिव डोमेन यूजुअली फीलिंग्स से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलती है। आंसर आपका ABCD हो जाएगा। हम सब में ही एक्सपीरियंस की, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं। ओके, Every one of us is mortal, therefore it is obvious that someday human race will disappear। ये क्या बात हुई? ठीक है, यानी आप हम सब सारे इकट्ठे ही थोड़ी मर जाएंगे। ठीक है, मोर्टल होता है इंसान, बट सब लोग मर गए और ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाए, वो तो नहीं है पॉसिबल अभी के लिए। सो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, स्ट्रॉमैन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन या फैलेसी ऑफ डिवीजन। सो हमने एवरीवन से शुरू किया, ठीक है, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि सारे ही जो है डिसअपियर हो जाएंगे। तो ये कौन सी फैलेसी है? स्ट्रोमैन तो नहीं है फॉर श्योर, ये कंपोजिशन की फैलेसी है जी। ठीक है, तो कंपोजिशन डिवीजन इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंपोजिशन की है। Which of the following assessment types would require to carry out an activity or produce a product in order to demonstrate learning? So which of the following assessment type, यानी इनमें से कौन सी असेसमेंट टाइप को हम देखें कि जिसको करने के लिए वो एक्टिविटी जो है वो करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। ओके, सो परफॉर्मेंस असेसमेंट इसका आंसर होगा। एक सीरीज दे रखी है, एवरी डिजिट इज चेंज विद द नेक्स्ट नंबर, यानी 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 7 से, 8 को 9 से, 7 को 8 से, ऐसे। ओके, तो ये बोल रहे हैं जो नेक्स्ट नंबर से हमने चेंज कर दिया, 9 को 0 से चेंज करेंगे, तो जो नई सीरीज होगी उसमें कितनी बार 9 आएगा? तो नई सीरीज में, यानी जो पुराने वाले उसमें जितनी बार 8 है उसका 9 हो जाएगा। तो यहां 8 कितनी बार है वो देख लो, 8, 8 और 8 3 बार है, तो नई सीरीज में 3 बार 9 आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा जी। सिंपल था, बिल्कुल इजी था। What is modeling approach of research design? Research problem is represented by mathematical model. Solutions and conclusions are derived from that model. There is no research problem in this approach. Solutions and conclusions are derived from objectives. Research problem is represented in subjective manner. Solutions and conclusions are derived from the research questions. या फिर इसको हम ऑब्जेक्टिव मैनर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन्स जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से डिराइव होंगे। ओके, हमसे पूछा है मॉडलिंग अप्रोच के बारे में। सो मॉडलिंग अप्रोच में तो आप सामने वाले को देख के करते हो ना, आंसर फर्स्ट आएगा। सो मॉडल के बेसिस पे डिराइव करोगे आप सॉल्यूशंस और कंक्लूजन्स। ठीक है, सो अगर रिसर्च प्रॉब्लम मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके बेसिस पे, उस मॉडल को देखते हुए आप सॉल्यूशंस और कंक्लूजन्स निकालोगे। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेनोटेशन, तो वो आपको पूछा है। तो छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो DE याद रख सकते हो, यानी डेनोटेशन का मतलब है एक्सटेंशन, और अगर डिक्रीजिंग डेनोटेशन हो गया तो मैं इंटेंशन की बात कर रही हूं। तो मैं लिक्विड से शुरू करूंगी कि लिक्विड में बीवरेजेस आ जाते हैं, बीवरेजेस में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाती हैं, और उसमें कोका कोला आ जाएगी। सो DBAC आंसर फोर्थ हो जाएगा। ओके, सो आपको अगर याद नहीं रहता हो, DE याद रख लो। डेनोटेशन का मतलब होता है एक्सटेंशन और कॉनोटेशन का मतलब होता है इंटेंशन। एक्सटेंशन और इंटेंशन का मतलब आपको पता ही होगा। इंटेंशन मतलब इंटेंस फॉर्म में, धीरे धीरे छोटे लेवल पे जा रहे हो, और एक्सटेंशन मतलब ब्रॉड लेवल पे जा रहे हो। ओके, सो हमसे क्या पूछा है, अगर ये डेनोटेशन को डिक्रीज करना, यानी इसका उल्टा, तो डिक्रीजिंग डेनोटेशन इज इक्वल टू कॉनोटेशन या फिर इंटेंशन। ओके, सो DBAC। Which of the following statements is or are true if an athlete runs 200 meter in 24 seconds then its speed? तो स्पीड बता दी, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग के पता चल जाएगा सही है या गलत। 65% ऑफ नंबर इज 21 लेस देन 4/5 ऑफ दैट नंबर। द नंबर इज 150, यानी 150 है, मैं 150 का
4/5 जो है निकालूं और एक में 150 का 60% निकालूं, ठीक है, और उसके बाद मैं कैलकुलेट करूं। 5×6 = 30, 3×6 = 7, 8, 15×6 = 90, 5×3 = 15, 0, 4×2 = 8, 4×3 = 12, 120, 120 में से 90 गए, 0, 2, 3, 30, पर ये तो यहाँ पे 21 बोल रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो बी तो गलत है, बी गलत है, यहीं से ही आंसर आ गया, ए और सी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इजी होती है चीजें, आपको कैलकुलेट करनी कि कैसे आप इजी वे में, इजी वाला पहले निकाल के देखो, सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है। Which of the following is logically equivalent to the statement some felons are not loins? Logically equivalent आपसे पूछा है, कॉन्ट्रापोजिशन, कन्वर्जन कर रखे हैं, आई होप आपको आते हो, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, आंसर सेकंड आएगा, ये कॉन्ट्रापोजिशन का एग्जाम्पल है। सम एस इज नॉट पी, तो सम पी और एस को चेंज कर दो और दोनों के आगे नॉन लगा दो, पी और एस फेलिंग्स पीछे, लॉयंस आगे और नॉन लगा दो, यानी सम नॉन फेलिंस, सॉरी नॉन लॉयंस आर नॉट नॉन फेलिंस, दैट्स इट, ओके। साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं और उन्होंने कौन सी इन्वेंशन की है उसके नाम दे रखे हैं। ये वाले क्वेश्चंस में बिल पहले भी आए हुए हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने दिया हो तो वो गलत नहीं करके आया है, ओके। तो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं ये सारी की सारी चीजें। टिम बर्नर ली, देन आपका ये चार्ल्स बेबेज, फ्रेड कोहेन और जॉन वन न्यूमैन। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट हो जाएगा। टिम जो है उसको वर्ल्ड वाइड वेब के लिए जाना जाता है, देन फ्रेड को वायरस के लिए, क्या ये आपका चार्ल्स बेबेज जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, और ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिन्होंने वो पूरा स्ट्रक्चर दिया था ना सीपीयू वाला, और एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है, तो मैंने वीआईपी टॉपिक्स में भी करवाया था, ओके। Which of the following are body waves generated during an earthquake? तो earthquake के टाइम पे दो तरीके की waves generate होती हैं, सरफेस वेव, बॉडी वेव, दोनों के दो दो टाइप हैं, वही आपसे पूछा है, तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, आंसर ए और बी रहेगा। यानी पी और एस वेव जो है वो तो बॉडी वेव के टाइप्स हैं, और लव वेव और रेले वेव जो है वो आपके सरफेस वेव के टाइप है, ओके। What is the correct chronology of release of following films? तो फिल्म्स की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी है। हम सबको पता है कि सबसे पहली तो राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है। अब तो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये भी याद हो गया, 1913 में राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट की थी, तो सी सबसे पहले आएगी, वहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता। सी के बाद फिर आइए आपका आलम आरा, जो कि फर्स्ट टॉकी फिल्म के नाम से जानी जाती है और 1931 में आई थी। तो इस तरीके से बाकी चीजें आपको फिर आगे दिख जाएंगी कौन कौन से ईयर में होती हैं, तो सी ए बी डी ई आपका आंसर हो जाएगा, ओके। Which of the following is not an emerging technology? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो emerging है, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, 3D होलोग्राफिक इमेजिंग, वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड नहीं है जी, ये सब ये पहले होती थी टेक्नोलॉजी, तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद वाली जो है वो सारी नई है, तो ये emerging टेक्नोलॉजीज हैं, वैक्यूम ट्यूब वाला नहीं होगा, ओके। कोग्निटिव डोमेन लेवल दे रखा है, सजेस्टेड वर्ड दे रखा है, इवेल्युएट करना है, देन इवेल्युएशन कर रहे हो तो अप्रेज कर सकते हो आप, अप्रेजल, ओके। देन आपका है नॉलेज एनालिसिस, एनालाइज करना है तो डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है, 2 और 3। देन एप्लीकेशन पार्ट है तो आप डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हो, और नॉलेज है तो उसको डिफाइन करके बताओ। तो ए 2 1 3 4 आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ओके। वैल्यू एजुकेशन दे रखी है और डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ओके। सोशल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू। सो टू कीप माइंड काम एंड अवेकेंड, तो आप माइंड को काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल साउंड कर रहा है वैसे तो। मेक पीपल बेटर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो ये सोशल भी साउंड कर रहा है, बट ये बेटर बना रहे हो आप, रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, तो ये यूनिवर्सल भी साउंड कर रहा है, ओके। बट देख लेते हैं, पीपल शुड नो कॉमन वैल्यूज, ओके, कॉमन वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सल में आएगा जी, ठीक है। देन है आपका अवेयर ऑफ द डाइवर्सिटी, डील्स एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, तो ये आपका रुको, स्पिरिचुअल तो फॉर श्योर फोर्थ है ना, स्पिरिचुअल तो यही रहेगा, तो स्पिरिचुअल यानी बी का फोर्थ है क्या कहीं, बी का फोर्थ, तो ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाने को थर्ड बोल रहे हैं, इसको फर्स्ट बोल रहे हैं, आंसर फोर्थ ही है ना, फोर्थ है, ओके। सो कल्चरल में आप सोसाइटी को जानने की कोशिश कर रहे हो, मोर रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो तो सोशल वैल्यू होगी।
Which of the following arguments is fallacious according to classical Indian logic school of logic? Because it is based on conditional concomitance. तो conditional concomitance की बात हो रही है, यानी कि आप condition applied है. तो आप देखो पढ़ के, sound is eternal because it is audible. इसमें तो कोई condition नहीं है. क्योंकि रीजनिंग दे रखी है, बल्कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, यहाँ भी रीजनिंग दे रखी है. ऑल थिंग्स आर नॉन इटर्नल बिकॉज दे आर नोएबल. बट यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, वेर एवर देयर इज फायर देयर इज स्मोक. जहां भी फायर होगी तो वो फायर एक कंडीशन मान ली धुआं होने के लिए. ओके, सो ये क्या है जी, कंडीशनल कॉन्कॉमिटेंस हो गया फोर्थ. ओके, Which of the following is correct? Increasing order of frequency of electromagnetic waves. तो करेक्ट order आपसे पूछा है, पहले भी करवाया हुआ है. आई होप आपको पता हो. फर्स्ट आंसर सही रहेगा और ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहेगा. ओके, ये देखो आप किस बेसिस पे पूछ रहे हो. ये पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, तो ये वेवलेंथ के बेसिस पे है फ्रीक्वेंसी. तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों जो है आपको मिल जाएंगी. ओके, तो किस बेसिस पे वो आप देख लो. आप कैसे कैलकुलेट, एक सीक्वेंस में आप लिख भी सकते हो. ओके, जैसे वेवलेंथ के बेसिस पे है तो इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो आप गामा से लेके रेडियो वेव्स. हमारा क्या है देखो, सबसे पहले रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड और देन आपका लाइट वेव्स. तो अगर इधर जाते टाइम वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इधर जाते टाइम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. तो ये सीक्वेंस आपको पता हो. देन है आपका पैराग्राफ जी. वीडियो को रोकिए, इस पैराग्राफ को पढ़िए. ये प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी. ठीक है, एक आधी ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो आप खुद भी ठीक कर लिया कीजिए अगर मेरा ध्यान ना रहे तो. ओके, सो प्राइमरी है ये. तो बस आपसे पूछा है, आप ये क्वेश्चन आपको करना है. अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टडी व्हाट लेड टू हायर टेस्ट स्कोर्स अमंग गर्ल्स स्टूडेंट्स. तो क्या जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स के स्कोर बेटर करने के लिए था? रेमेडियल क्लासेस, पर्सनलाइज्ड अटेंशन, स्कॉलरशिप प्रोग्राम या काउंसलिंग सेशन. तो ये देख लो, यहां से मिल जाएगा कुछ ना कुछ आपको. ठीक है, प्रोग्राम लेड higher test scores. Previous studies has shown scholarship program. तो scholarship program आपका आंसर हो जाएगा थर्ड. ठीक है, the findings of new studies suggested that education may make people more interested in, so and increase the likelihood, significantly increase the amount of education obtained. For new studies or authors try to see how extra schooling had affected political and social attitude of the women in question. Findings suggested that education may make people more interested in improving their own lives. तो वो अपनी लाइफ्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली तो इम्प्रूविंग देयर ऑनलाइन. सेकंड आ जाएगा. ओके, द फ्रेज मेसीनेस ऑफ डेमोक्रेसी यूज्ड इन द पैसेज इज रेफर्ड टू. सो डेमोक्रेसी में मेसीनेस, तो उस मतलब उस लाइन का क्या मतलब है वो आपको पता चल जाएगा. कहाँ पे है ये? यहाँ है भाई, मेसीनेस. ये है मेसीनेस, गड़बड़ हो गया यहाँ भी ना. मेसीनेस ऑफ डेमोक्रेसी लर्निंग आएगा. ये लर्निंग फॉर द काइंड, लर्निंग है ना, हाँ लर्निंग आएगा. ठीक है, लर्निंग फॉर द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट वुड डील स्ट्रांगली विद द करप्ट एंड ब्रिज हाईवेज. ब्रिज हाईवेज आएगा, बडिंग हाईवेज, ब्रिज हाईवेज. कुछ तो मैंने गलती से टाइप किए हैं फटाफट में ये. ठीक है, रेलवे लाइंस या ब्रिजेस एट डिजिंग पेस ऑफ अथॉरिटेरियन चाइना. तो इस फेज का क्या मतलब है? Poorer and less educated people often vote in large number, that they are more educated comparators who often express disdain for the masses. Okay, educated electorates participate less in casting their vote, leading to poor representation. Democratic countries witness violent revolt. The gulf between poor and educated is increasing. Corrupt politicians are more interested in dividing the people for retaining the power. आंसर फर्स्ट हो जाएगा जी. तो ये यहाँ पे क्या मतलब, मैसीनेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो यानी उसमें लोग कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसकी वजह से पुअर रिप्रेजेंटेशन हो रही है. तो वो गैप बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये अथॉरिटेरियन चाइना है. ओके, NBER paper selected girl students as sample through. Paper compared a group of Kenyan girls in 69 primary schools whose students were randomly selected to receive a scholarship with similar students in schools which received no such financial aid. So ये कौन सी जो है सैम्पलिंग इन्होंने की? रैंडम सैम्पलिंग बोला इन्होंने. ठीक है, फोर्थ आंसर. Which of the following is true about China in the context of passage? China's citizens want a more representative form of government. China has made huge strides
strides in infrastructure development. China passes through a great political transformation. Based on the progress it has made, China will not entertain any kind of political reforms. तो क्या चीज यहाँ से निकल के आती है? So education doesn't always mean either more active political participation or greater faith in democracy. Answer second आएगा. Huge stride जो है China has made huge strides in infrastructure development. Okay? चलिए जी, ये आपका पूरा का पूरा पेपर हो गया. फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे. ये 100th क्लास हमारी 100वीं क्लास यानी 100 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिए हैं आज तक. So this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.